स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बायोस्फीयर एंड बायोम। तो बायोस्फीयर को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैवमंडल। जैवमंडल जो है इसके अंतर्गत वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल तीनों को एक साथ मिलाकर हम लोग बोल देते हैं जैवमंडल। तो देखते हैं इसका सबसे जो शुरुआती इकाई है क्या है। जैसे कि कोई भी जीव है, सबसे पहले सबसे छोटा इकाई होता है प्रकृति में परमाणु, जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं परमाणु। परमाणु जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि जल में H2O पाया जाता है ना, और ये H2O और जो DNA है आपस में मिल जाते हैं तो ये एक अणु बनाते हैं। H2O भी एक अणु है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, और ये जब अणु आपस में मिलते हैं तो सबसे जीवन की एक छोटी इकाई बनाते हैं, कोशिका। और कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और ऊतक जब आपस में मिलते हैं, कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ऊतक। ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग बनाते हैं, और अंग जब मिलते हैं तो अंग का जो सिस्टम बनाते हैं ना, टिश्यू बनाएंगे कोशिकाएं, टिश्यू जो है आर्गन बनाएंगे, आर्गन जो है आर्गन सिस्टम या फिर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र जब आपस में मिलते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, पाँव है ना, नाक, कान, ये सब देखने के अलग अलग तंत्र हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका आपस में मिला के तंत्रिका ऊतक बनाते हैं, और ये तंत्रिका ऊतक जो है मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, और मस्तिष्क जो है एक तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से बनाता है। तो जब इस तरह से अलग अलग तंत्र मिलते हैं, हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सब आपस में जब मिल जाते हैं तो एक पूर्ण जीव शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे एक भैंस का चित्र दिखाया गया है, तो ये जीव शरीर का निर्माण हुआ। इस तरह से जब एक ही प्रकार के जीव जब आपस में मिल जाते हैं, है ना, जैसे यहाँ भैंसों का समूह दिखाया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनसंख्या। एक ही प्रकार के जीवों का एक समान जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं जनसंख्या। अब देखो, अलग अलग समान मतलब अलग अलग प्रकार के जीव हो, जहाँ पे भैंस हो, पक्षियाँ हो, बाज हो, इस तरह से अलग अलग जानवरों का ग्रुप हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी या समुदाय, है ना। एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं ये। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र सबको पता होगा, जल का पारिस्थितिक तंत्र, घास का पारिस्थितिक तंत्र, एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में क्या किया जाते हैं, घास, हवा, चट्टान, मैदान, कुत्ता, सांप, बाज, मतलब सभी प्रकार के सजीव सम्मिलित हैं इसमें, पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु। तो एक निश्चित एरिया में पाया जाता है, चाहे तालाब का हो सकता है, चाहे किसी एक पेड़ का हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इस तरह से जब बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिल जाते हैं, है ना, जैसे कि नदी, नाले, पर्वत, पठार, घास, जंगल, मतलब इस तरह से पूरे जब एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम जैवमंडल या बायोस्फीयर। ये जो है अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों का समूह होता है। तो ये आपको याद रखना है, जैवमंडल जो है सबसे बड़ी इकाई है जीवों के जो समुदाय है, जीवों का जो समूह है, उसमें जैवमंडल सबसे बड़ा इकाई होता है। आगे देखते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी जो जीवों में विविधता पाई जाती है उनकी प्रजातियों में, उसको बोला जाता है। तो इससे तो क्वेश्चन नहीं बन सकता है। की स्टोन स्पीसीज़ क्या होते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है कि की स्टोन स्पीसीज़ क्या होते हैं। तो की स्टोन ऐसे स्पीसीज़ हैं, ऐसे प्रजाति हैं जो बहुत ही कम उपस्थित होते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। उनकी जो मात्रा है, संख्या है, कम ही रहते हैं, लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो वहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलित रखते हैं। जैसे कि मैं एक शेर को मान सकता हूँ कि स्टोन स्पीसीज़, यदि शेर जो है कहीं भी कम संख्या में होते होने को, यदि वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, जितने भी शाकाहारी जीव जंतु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और पारिस्थितिक तंत्र जो है असंतुलित हो जाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए शेर का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से देखिए, मान लो कोई पौधे हैं, पौधों में कुछ जीव निवास करते हैं ना, मान लो कोई एक विशेष पौधा है, उसमें कोई जीव निवास करते हैं, तो वो जीव, अगर वो पौधा नहीं रहेगा तो वो जीव जो है क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो
जीव को बचाने के लिए उस पौधे को बचाना जरूरी है। तो पौधे कैसे बचेंगे? उनका जो व्यवस्था है वो जो है परागण, बीज, फल, इनका जब दूसरे दूसरे जगह तक फैलता है तो वो जो पौधे की प्रजाति है बचा रहता है ना। तो उसको जब कोई जीव खाता है उस पौधे के बीज को और दूसरे जगह लेके छोड़ता है, जैसे मान लो बंदर को ही मान लेते हैं, बंदर एक कीस्टोन स्पीसीज हो सकता है कि वो उस बीज को खाता है और दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में जाके वहाँ छोड़ देता है उस बीज को, और वो बीज वहाँ फिर से नया पौधा बन जाता है। तो यहाँ जैसे इन पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं और वो दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में वो पौधे फिर से बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रजाति हैं जो उस जीव में रहते हैं वो भी बच जाएंगे। तो इस तरह से एक कीस्टोन स्पीसीज होता है जो कि उस जो पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतु हैं उस जीव जंतुओं को नियंत्रित करते हैं, उनको बचाए रखते हैं। ये होते हैं कीस्टोन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज क्या होते हैं? फाउंडेशन स्पीसीज ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें जो है कुछ जीव जंतुओं को संरक्षण मिलता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति है। कोरल जो है एक इस प्रकार से संरचना होता है इस तरह से, और ये आपस में मिलकर कोरल रीफ बनाते हैं। ये पाइप के समान इनका आकृति होता है। इनके अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे जीव निवास कर सकते हैं, उनको सुरक्षा मिलता है। तो ऐसे जो प्रजातियां हैं उनको हम बोलते हैं फाउंडेशन स्पीसीज। अम्ब्रेला स्पीसीज भी ये कोरल रीफ के समान ही होती हैं जो दूसरे प्रजातियों के लिए संरक्षण का काम करते हैं, है ना। इसका संरक्षण उसी निवास में रहने वाले प्रजातियों के लिए संरक्षण का कार्य करता है। मतलब ये भी दूसरे जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। इंडिकेटर स्पीसीज क्या होते हैं? जैसे कहीं पे कोई जल प्रदूषण हो गया है ना, या फिर वायु प्रदूषण हो गया, तो ये स्पीसीज ऐसे स्पीसीज हैं जिनमें जो है प्रभाव तुरंत दिखता है। जैसे जल प्रदूषण हो रहा है तो ये तुरंत प्रभावित होंगे, जिससे बाकी जंतुओं को पता चलेगा वहाँ पर उपस्थित हैं उनको कि यहाँ पे जल प्रदूषण होने वाला है, तो फिर दूसरे जगह माइग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि एक मछली है, जल प्रदूषण के स्तर को ये तुरंत जो है इसको असर दिखाई देता है इस पर, इसके हानि का, और वहाँ से जो बाकी जीव हैं माइग्रेशन करते हैं, प्रवास करते हैं। संक्रमणिका या कोर प्रभाव क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है इनसे क्वेश्चन। इकोटोन किसे कहते हैं? तो इकोटोन ऐसे हैं जो दो जो समुदाय हैं या दो जो पारिस्थितिक तंत्र है, एक क्षेत्र है, जैसे इधर जल वाला क्षेत्र है और इधर घास का मैदान वाला, तो ये जहाँ पे जो मिल रहे हैं उनके जो मिलने का जो स्थान है ना, इस जगह को बोलते हैं इकोटोन। तो आगे देखते हैं अगले पेज में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र है और यहाँ एक स्थलीय, इन दोनों के बीच का जो है यह है संक्रमण परितंत्र। यहाँ पे जो दलदल भूमि है ना, ये जल या स्थल ही नहीं हो सकता, इसके अलावा जैसे कि यहाँ घास का मैदान है और इधर जंगल है, और इनका जो मध्य भाग है ये भी हो सकता है इकोटोन। हम लोग देख रहे हैं इकोटोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संक्रमणिका, ये आपको याद रखना है। तो इसको बोलते हैं इकोटोन। अब देखिए एज इफेक्ट क्या होता है। एज इफेक्ट यहाँ पे जैसे देख सकते हो कोर प्रभाव बोला जाता है हिंदी में। जैसे कोई इधर 3 प्रजातियाँ हैं, इनको 3 अलग अलग कलर में शो किया गया है। 3 प्रजातियाँ हैं, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है, और ये वाला जो एक पारिस्थितिक तंत्र है इसमें भी अलग अलग 3 प्रजातियाँ दिखाया गया है, ये है ना। ये यहाँ पे निवास करते हैं, ये यहाँ पे निवास करते हैं, और उनके जो मध्य भाग है, मतलब जो दोनों पारिस्थितिक तंत्र का मध्य भाग है, कुछ जीव यहाँ आ जाते हैं, कुछ जीव यहाँ आ जाते हैं, और इनके बीच जो है एक नया प्रजाति का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये त्रिभुज वाला आकृति, एक नए प्रजाति का विकास हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये तो 3 प्रजातियाँ थी, यहाँ भी 3 प्रजातियाँ थी, इन दोनों तो आए तो ये 6 प्रजाति हुए, और यहाँ पे और नए 3 प्रजातियों का उत्पन्न होना, है ना। तो ये होता है कोर इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, इसको बोला जाता है कोर इफेक्ट।
अब बायोम क्या होता है कि यहाँ पे अलग अलग जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसी को हम लोग एक हिसाब से बायोम मान सकते हैं, लेकिन बायोम को थोड़ा पारिस्थितिक तंत्र से थोड़ा ऊंचा रूप में लिया जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र बायोम कहलाते हैं। जैसे कि हमारे जो ग्लोब है ना, ये अलग अलग तरह से क्षेत्र में डिवाइड है ना, उष्णकटिबंधीय पादप, है ना। तो इस तरह से जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है, बता रहा हूँ मैं, मरुस्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पे केवल रेगिस्तान है, वो एक बायोम है जो कि मध्य अक्षांश में पाया जाता है ना। और यहाँ पे जो है रात में दिन में सामान्यतः गर्मी रहेगी, लेकिन रात जो है ठंडी होती है। एक वर्ष में 10 इंच से कम वर्षा एक वर्ष में 10 इंच से कम ही होता है। यहाँ पादप और अपघटक की कमी होगा, लेकिन खनिज लवण जो है अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। इस तरह से अलग अलग बायोम होता है। आगे आपको और दिखा रहा हूँ मैं। टुंड्रा बायोम, टाइगा बायोम, है ना, ग्रासलैंड बायोम, डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये भी सब बायोम के प्रकार हैं जहाँ अलग अलग तरह के जीव जंतु, अलग अलग तरह के मौसम हर जगह देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा बड़े रूप में होते हैं पारिस्थितिक तंत्र से। तो ये हमारा आज का क्लास था। जैवमंडल, जैसे कि मैं बताया, सबसे ऊंचा स्तर हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब पर्यावरण है, सबसे ऊंचा स्तर होता है जैवमंडल। कीटस्टोन प्रजाति हम लोग देखे जिनका जो है जैव भार अल्प होता है, मतलब उनकी मात्रा कम होंगी, लेकिन वो जो है प्रजातियों को बचाने के लिए या उनके नियंत्रण के लिए ज़रूरी हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। इकोटोन हम लोग देखे जो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य का भाग होता है, जैसे कि यहाँ घास या वन को दिखाया गया है। इसी तरह से हम लोग कोर प्रभाव देखे, है ना, मतलब दो प्रजातियाँ दूसरे जगह पाई जाती हैं, उनके मध्य जो है इस तरह से नए प्रजातियों का निर्माण होना, तो ये होता है कोर इफेक्ट। बायोम देखें हम लोग, पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र एक साथ जो है बायोम कहलाते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है।